नमस्कार, मैं अशोक व्यास कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में आपका स्वागत करने के साथ-साथ मेरा सौभाग्य है कि बहुत समय के बाद मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे मित्र, हमारे अग्रज कहना चाहिए और एक वक्ता और चिंतक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान आईटीवी गोल्ड के प्रारंभ में एक कार्यक्रम फ्रैंकली स्पीकिंग के माध्यम से बना रहे, जयपुर डायलॉग के माध्यम से भी सक्रिय और अ, प्रखर रूप से और बिल्कुल खुले मन से अपनी बात कहने वाले विभूति झा जी का स्वागत मैं करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। नमस्ते। थैंक यू अशोक जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद हमारी आज आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो जी, जी। धन्यवाद निमंत्रण के लिए। थैंक यू। तो विभूति जी, आपका भारत प्रेम जो है वो बिल्कुल जग ज़ाहिर है और आज हम जब बात कर रहे हैं तो एक तो सौभाग्य से दिन ऐसा है कि शंकर जयंती मनाई जा रही है। तो आचार्य शंकर का जो योगदान भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप जिस तरह से हम देखते हैं उसमें जो है वो तो अतुलनीय है और तो उनकी महिमा को नमन करते हुए उनकी जो प्रेरणा है उससे ये इटर्नल स्पिरिट जो इंडिया की है, वहाँ तक हम जाते हैं। तो प्रारंभ में आप बताएँ जो एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वरूप भारत का है, उसमें जो हमारे आचार्य हुए हैं, जैसे आचार्य शंकर, अभी हाल ही में वल्लभाचार्य जी की जयंती गई थी, आचार्य रामानुजाचार्य और इन इन सब का क्या महत्व आप मानते हैं और क्या हम उनको उस तरह से अपने साथ रखने में सफल हुए हैं? बहुत बहुत उत्तम सवाल है, क्योंकि जैसे हमारा जो धर्म है, हम रिलीजन नहीं कहते अपने आप को, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी प्रखरता जो है वो वैदिक लिटरेचर में है। और शंकराचार्य वगैरह ने इन लोगों ने बहुत चर्चा की है इसकी। तो उनकी महत्ता को तो हम कभी सूक्ष्म तरह से देख ही नहीं सकते हैं। उनको तो उसकी तो बहुत ही महत्ता है, उसको हमें जानना भी है, सीखना भी है, करना भी है। लेकिन जहाँ हम पीछे रह गए, जो आपके सवाल का दूसरा भाग जो है जी, जी। कि हम उसको पालन नहीं कर पाए साहब। हम उसको पालन कर भी नहीं रहे हैं, जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो यस, हम उस हिसाब से पीछे रह गए हैं। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को हम ना जानेंगे और अपने इतिहास को हम नहीं समझेंगे, वही कारण है कि आज हम इतने मानसिक स्वरूप में इतने व्याकुल और कंफ्यूज जैसे रहते हैं हम, कि जो जितने भी हैं बाहर के लोग हमारी नैरेटिव लिख जाते हैं और हम उस वेस्टर्न नैरेटिव को पढ़ के अपने आप को समझने लगते हैं कि वही नैरेटिव सच है। जबकि हमने अपनी नैरेटिव अपनी भाषा में अपने तरह से अपने लोगों का नहीं सीखा है। तो ये जो हमारे यहाँ जो है, जो सांस्कृतिक रूप में जिस तरह से हम लोगों पे प्रहार हुआ मकौले सिस्टम का, आज की तारीख में भी बहुत पढ़े लिखे लोग मकाले पुत्र बन के घूम रहे हैं। तो इस चीज का जो है, हमें इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा धर्म कहाँ था, कहाँ है और अब कहाँ जा रहा है। तो मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि हमें अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास में जाना पड़ेगा और उसकी सच्चाई हमें अपनी भाषा में पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो संस्कृत हो, तमिल हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, जो भी भाषा हो। हमें अपना इतिहास खुद ही समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने विभूति जी और हम प्रेरणा का महत्व मानते हैं अपने जीवन में। आप ह्यूमन पोटेंशियल के माध्यम से भी जो लोगों के भीतर अच्छा करने की भावना है उसको उजागर करते हैं और आचार्य शंकर के जीवन की तरफ संक्षेप में मैं आपके साथ याद करूँ तो वो 8 बरस की आयु में वेद अध्ययन कर चुके थे, वो पाठशाला चलाते थे। केरल के जिस ग्राम में वो थे, वहाँ पर नदी घर से दूर बहती थी तो वो उनके पास वही इस प्रकार का भी उनका प्रताप रहा ताकि उनकी माँ को कष्ट न हो। और बहुत संक्षिप्त में एक बात मैं ये याद करना चाह रहा हूँ कि वो एक शिक्षक होने के साथ-साथ उनके भीतर जो भारतीय संस्कृति की स्पष्टता थी, अध्ययन उनका जो प्रखर था, तो उन्होंने 4 बार भारत की परिक्रमा की और जैसा आप जानते हैं उन्होंने मठों की स्थापना की, उसके अलावा कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
पर जिस बात को लेकर मैं आज से जुड़ रहा हूँ और जैसे हमने इस शीर्षक में भी हमने तारिक फ़तेह जी का उल्लेख किया, उनकी तरफ भी मैं आना चाहूँगा। तो भारत को जानने के लिए, भारत से जुड़ते हुए, भारत को जागृत करने का जो आचार्य शंकर का एक अतुलनीय योगदान है, उस परंपरा को किसी रूप में, किसी अंश में जो आप जहाँ अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो लेकर चल रहे हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं, तो वो कोई सीमा भौगोलिक सीमा तक सीमित भारत ना होकर के जब हम एक इटर्नल या शाश्वत भाव की बात करते हैं, उसका संदर्भ लेते हुए ये जो तारिक फ़तेह जो कल उनको हमने खो दिया, वो 73 वर्ष के थे। आपका उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना भी हुआ था। तो ये जो भारतीयता का तार है, वो उनके अंदर आपने कैसा झंकृत होते हुए महसूस किया, जो आपने उनसे मिलने के पहले भी उनको कई बार सुना था? उसके बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, तारिक साहब एक ऐसे इंसान थे कि जिनके बारे में हम जितना जाने आज, टेक्नोलॉजी के कारण हमने उनको बहुत बार सुना है। लेकिन वो कौन था इंसान? कौन था बंदा? जो हमारे धर्म का नहीं था लेकिन अपने को सनातनी मानता था। अपने को सनातनी मानता था और उसका जो है, उसकी तुलना बहुत कम लोगों में की जा सकती है। क्योंकि इस जिस 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 रिलीजन को वो बिलॉन्ग करते थे, उस रिलीजन में तो आप देखेंगे कि वो तो हमें नफ़रत ही करते हैं। चाहे दुनिया माने, सच माने या ना माने, या पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण हम इस बात को कहें ना कहें, इतना तो हमें पता है हाँ, कि मैं प आपसे यहाँ पे असहमत होने का स्थान चाहूँगा, हुँ, क्योंकि हम अगर ये वाली धारणा रख लेंगे, तो फिर संवाद का स्थान लगभग देखिए, सीमित नहीं बल्कि लुप्त हो सीधी-सी बात जाएगा। है, जी, सच्चाई को कभी सच्चाई से हमें मुकरना नहीं चाहिए पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से। सच्चाई ये थी कि वो इंसान पाकिस्तानी था, इस्लामी था, इस्लाम के धर्म में इस्लाम के रिलीजन में विश्वास करता था। लेकिन उसकी जागरूकता हुई, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी, हम जी, पाकिस्तानियों की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम जी, कह रहे हैं कि वहां से आने के बावजूद, वहां से उसके धर्म को सीखने के बावजूद उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और उन्होंने इस बात को माना कि अपने 10, 20, 100 साल पहले वो भी सनातन ही थे, हिंदू ही थे। जी, 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 तो जी। जब उनका जब प्रेम जब जागता है सच्चाई की तरफ, तो उसे हमें तालियां बजानी चाहिए। इस ये नहीं कि हम पॉलिटिकल करेक्टनेस से उसको मिटा दें या बात ना करें। ये जो है, यही नहीं, उनका मैं जो उद्देश्य था। मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ कि ताकि हाँ, मैं और आप एक ही बात समझ रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। आपने उनका संदर्भ लेते हुए कहा कि वो तो हमसे नफ़रत करते हैं, आप नहीं, जिस मैंने ये तरह नहीं से कहा कि वो हाँ, नफरत करते हैं। फिर ठीक। हाँ, जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो नफरत करते हैं। मैंने ये कहा कि वो जिस जिस जगह से आए थे, वहां के इंसान हमसे नफरत करते थे, जो उनको सिखाया गया था। हाँ, लेकिन ये बंदा ऐसा निकला जिसने सच्चाई देखी जी, जी, और जी। उस सच्चाई को ढूंढा, और इसके कारण उसने हमें, हम लोगों को आह्वान दिया कि यार, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हारी सच्चाई इतनी अच्छी है, तुम उसके बारे में बोलते क्यों नहीं हो, चर्चा क्यों नहीं करते हो? तो अगर एक एक तारिक फतेह हमारे लिए लड़ सकता था, तो वो लड़ाकूपन हमारे अंदर कहां से कहां गया? वो तो मैं वो बात जी, है आम इंसान के लिए जानने की जरूरी, बहुत ही जरूरी चीज है इस बात को। क्योंकि उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग, उनको उनको उनके जीवन पे यू नो क्या कहते हैं, अटैक किया गया था। लाइफ थ्रेटनिंग था उन पे। कितने डेथ थ्रेट्स उनको मिले, लेकिन वो डटे रहे। अब उनकी कंट्रोवर्सी भी कोई ला सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। किसी ने एक वीडियो निकाला जिसमें कि उन्होंने कहा था कभी कि भारत को जो है इतने सारे सांस्कृतिक भाषा है, इतना कल्चर है। हमारा पाकिस्तान का पंजाब कल्चरली मोर अलाइंड है इंडिया के पंजाब से, यानी कि पंजाब जो है केरला से ज्यादा कम अलाइंड है। तो लेकिन ये जो बात है वो दूसरी जियो पॉलिटिकल बात है जिसकी चर्चा और भी हो रही है। उसकी चर्चा और भी हो रही है कि भारत का मॉडल क्या हो, ईयू का मॉडल हो या यूएसए का मॉडल हो। इन सब चीजों की बात जो है, उसको मैं उनको उन पे दोषारोपण नहीं करूंगा। जी, एक मैं विचार जी, होता है, जी, ठीक मैं है। एक बात की तरफ जैसे उनके व्यक्तित्व को लिया जाए अगर, जी। तो एक विशेष रूप से आज के सोशल मीडिया
जहाँ पे आप जो कह रहे हैं इंस्टेंटली सारी दुनिया में पहुँच जाता है। उस सब के बाद में भी हम जो विश्वास करते हैं, उसको खुलकर कहें, ऐसा मादा बहुत कम लोगों में होता है। तारिक फ़तेह उस दृश्य हिंदुस्तान से उनको प्रेम था और उनकी पुस्तक एक विभूति जी है चेज़िंग अ मिराज द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। उसके परिचय से एक पंक्ति मैं पढ़ता हूँ और फिर अपनी बात को जारी रखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कैन बी डिस्क्राइब्ड एसेंशियली एज़ द हिस्ट्री ऑफ एन अनएंडिंग पावर स्ट्रगल वेयर मैन हैव किल्ड ईच अदर to claim the mantle of Muhammad. This strife is a painful story that started within hours of the prophet's closing his eyes forever and needs to be told. और तारिक फतेह साहब कहते हैं विभूति जी, I firmly believe the message of the Quran is strong enough to withstand the facts of history. It is my conviction that Muslims are mature and secure in their identities to face the truth. दिस इज दैट स्टोरी। ये स्टोरी उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है। तो वो जिस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक अपनी जो उनका ईमान था, मुसलमान होने के नाते उस पर भी टिके हुए थे, पर वो उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना, समझना और औरों तक पहुँचाना चाहते थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो रोल रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लेट मी आल्सो ऐड विभूति जी, अधिकतर खास करके पाकिस्तान से या कई मुसलमान मानते थे, इवन इंडिया में जैसे जावेद अख्तर ट्वीट जब करते थे तो कई बार उनके लिए बहुत क्रिटिकल ट्वीट्स तारिक फतेह के लिए उनके रहे हैं। सो डू यू सी ही वाज नॉट अंडरस्टूड वेल, या ही डिडंट केयर कि जो जैसे समझ रहा है समझ ले? देखिए, वो काफी एक्सेप्शनल इंसान थे। आपने जो उनकी चर्चा की है, उन्होंने ये कहा कि धर्म एज अ रिलीजन, एज अ प्रैक्टिस जो है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इस्लाम। वो कहते नहीं कि प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इज अ चैलेंज। हम्म। और होता क्या है कि पावर स्ट्रगल जो है, डोमिनेशन एंड पावर कंट्रोल जो है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल द पीपल। एंड कंट्रोलिंग जो कहते नहीं कि कहते हैं कि पूरे समुदाय पे एक ऐसा कंट्रोल हो कि हम जो उसे कहें वही वो करे। तो उसमें क्या होता है कि हम संकीर्ण हो जाते हैं अपने व्यू, अपने विजन में, और उस विजन को हम विस्तार से नहीं देखते हैं। आफ्टर ऑल, हर 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 रिलीजन जो है इंसानियत की बात करता है। तो इंसानियत के बात में आप दूसरे को मार तो नहीं सकते हैं। तो ये इस बात को बताना चाहते थे कि बाय इटसेल्फ ही वाज अ मुस्लिम, बट ही हैड नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक हम दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं दिखाएंगे, जब तक हम दूसरे के प्रति अपने डिफरेंसेस को अब मानेंगे नहीं, तो इक्वालिटी कहां से आएगी फिर? इक्विटी कहां से आएगी फिर? चाहे आपका खुदा हो या हमारे कृष्ण हो या किसी का जीसस हो, नाक, मुंह और आंखें तो वही काम करती हैं सबके लिए, करेक्ट? वो तो नहीं बदला। तो एक तो है कि हम कैसे झुक के प्रणाम करते हैं, हम साष्टांग करते हैं मंदिरों में जाके, अर्ध साष्टांग, पूर्ण साष्टांग या जस्ट नमस्कार। उनका अपना तरीका है। चर्च में भी लोग अपने नी पे जाते हैं। तो ये जो बात समझने वाली है कि हम घुटने पे जाते हैं और हमारे घुटने पे जाने का तरीका अलग है, ये ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है। ये जो है अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, ये तो अपने अपने जगहों पे होता है। हम भोजन वही करते हैं जो हमारे जमीन में उगता है, जो नहीं उगता है हम नहीं खाते हैं। तो कौन सा भोजन सही है, कौन सा भोजन गलत है, ये तो व्यक्ति विशेष की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने यहाँ पे अमेरिकन लोगों से चर्चा की थी, हम भारतीय जो हैं, जो पूरा अखंड भारत जो था, हम तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहे हैं। तो सालों भर फल फूल सब्जियां उगती थी, सालों भर। तो हमें एक ऐसे इंसानी तौर पे हमें एक चॉइस हो गई कि हमको किसी को मार के खाने की जरूरत नहीं है, तो फल फूल मिलते ही रहते हैं। जीने की बात है ना, न्यूट्रिएंट की बात है ना। लेकिन आप सहारा में देखेंगे, डेजर्ट में देखेंगे, या अमेरिका की तरह ठंडे क्लाइमेट में देखेंगे, तो बहुत सारे फल फूल सब्जी वगैरह नहीं उपजते हैं। तो यू हैड टू ईट समथिंग, राइट? सो हम कैसे कह दें कि उनके खाने का तरीका गलत है?
लेकिन बात इंपॉर्टेंट चीज है कि एज इंसान हमें सबको खाने की जरूरत है। ये जो चर्चा थी तारिक साहब की, मैं एडमायर करता था कि उन्होंने हमारे धर्म को, जिसके बारे में हम ही चर्चा कम बहुत करते हैं, हिंदुओं की और सनातनियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि हमने अपनी चर्चा ही नहीं की है किसी से। तो हम तो कितने जी, अच्छे हैं या बुरे हैं कोई नहीं जानता। ये एवरीबडी ट्राइज टू फिगर अस आउट विच इज द प्रॉब्लम। तो प्रोजेलिटाइजेशन तो छोड़िए कि हम ऐसे हैं, हमारा धर्म सबसे बढ़िया है और हमारा जो रिलीजन है सबसे बढ़िया है, सुपीरियर है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सब सुपीरियर है अपने हिसाब से। आप आपकी सूरत एक तरह की है, मेरी सूरत अलग है, किसी और की सूरत अलग है। क्या कोई कह सकता है कि वो अच्छा है वो बुरा है? नहीं। This is the important point, to understand the minuteness of human life and the choices and decisions that we take. That becomes the way we live, and that's सही है। important. विभू जी, आपकी बात से जो आपने तारिक फ़तेह साहब के रेफ़रेंस में कहा कि वो कई अच्छाइयाँ जो सनातन धर्म की देखते थे और जो एक संकोच रहता है अपने बारे में बताने का, तो मुझे एक शेर याद आता है, वो आप तक पहुँचाता हूँ अपने दर्शकों तक भी। शीन काब निज़ाम साहब का शेर है कि मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है, मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है, वो ही जाने उसको क्या अच्छा लगा। तो हम ऐसे हैं, मतलब अच्छा है वो, समझने वाला समझ आएगा। Mm. एक और बात मैं आप तक पहुँचाते हुए इनकी तारिक फ़तेह साहब की, उन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान तो उन्होंने छोड़ दिया था 1978 में ही। Correct. और और पहले वो 87 तक सऊदी अरब में रहे, वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइज़िंग और मार्केटिंग में काम किया। पर ये जैसे हम कई बार देखते हैं, हम जिस बात का विरोध करते होते हैं, उसके बारे में भी हमारा अध्ययन कम होता है। मतलब ये बंदा जो था इंटेलेक्चुअली इतना शार्प था कि, और करेजियस तो थे ही थे। तो उनकी जो ये किताब है विभूति जी, ज्यू द ज्यू इज़ नॉट माय एनिमी, अनवेलिंग द मिथ्स दैट फ्यूल मुस्लिम एंटी सेमिटिज्म। तो ये भी क्या है, एक नए ढंग से उन्होंने एक बात जो कि ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश जैसी है कि भई वो एनिमी की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, बट देन उन्होंने अपना स्कॉलरली वर्क भी प्रेज़ेंट किया। और आप के साथ मैं ये भी याद करूँ कि वो कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए थे। और मतलब उस उनकी अपनी एक पहचान थी, उनको क्वीन्स गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली मेडल भी मिले थे। अ, अगेन तारिक फ़तेह साहब को याद करते हुए, विभूति आप उनसे पर्सनली मिले तब भी, यानी ही हैड सर्टेन क्लाउट एज़ एन अथॉरिटी, एज़ समवन हू इज़ स्कॉलरली, बट वो बहुत एफर्टलेसली रहते थे, लाइक बहुत सहजता से मिलते थे। ही डिडन्ट हैव एनी क्वाल्म्स और एयर्स अबाउट हिम जब किसी से इंटरैक्ट करते थे। इसके बारे में भी आप बताएँ उनकी पर्सनैलिटी। आपने बहुत अच्छी चर्चा की उनके बारे में कि देखिए ये यही है इंसानियत का कमाल। आपने कहा ना कि वो बड़े दिल से बात करते थे क्योंकि वो समझते थे। जब आप किसी चीज को समझेंगे ना तो आपके मुखार बिंदु से आपके शब्दों में भी प्रभाव पड़ता है। एक होता है आदमी बोल जाता है, जो बोलने से असर नहीं पड़ता है क्योंकि यू हैव टू कनेक्ट। संगीत के बारे में क्या कहते हैं कि जब आपकी आवाज पेट से निकले ना, गले से नहीं पेट से निकलती है अंदर से, तब उस म्यूजिक का भी असर पड़ता है। तो ये जो थी उनकी समझ जो थी ना, वो समझ गए थे इस बात को कि सनातन वॉज अ वेरी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। आप चाहे किसी रिलीजन को फॉलो करो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्नॉलेज कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा, पहले उदाहरण भी दिया था कि आप किस तरह से घुटने टेकते हैं भगवान के पास, ये तो अपना अपना तरीका है, लेकिन घुटने पे ही जाते हैं ना हम। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे घुटने पे जाने का तरीका तुम्हारे घुटने से अच्छा है? This is the important part which Tariq Fateh understood, and as a result of which आज की तारीख में, आज की दुनिया में, पॉलिटिकल करेक्ट दुनिया में वो अजूबे से हो गए थे। तो जैसे ही हमने दूसरे की चर्चा तारीफ की, तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी बतरसना कर रहे हैं। तो लेकिन जो पावर और कंट्रोल की जो बात होती है, जब पीपल का दिमाग बहक जाता है, तब हम दूसरे लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। वो थोड़ी कह रहे थे कि इस्लाम इज माय दुश्मन, ही वाज नॉट। यहाँ वो तो यो कह रहे थे कि आप लोग इतने अच्छे हो, अपने बारे में बोलते क्यों नहीं हो अपने बारे में।
मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? ये जो थी, उन्होंने उन्होंने चाहा था कि हम और आप अपनी आंखें खोलें, इतना हिम्मत रखें कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे वो नहीं कहना चाहिए, उसमें हम मार खा जाते हैं। सच्चाई, जब जब आप सच्चाई को मानेंगे ना, तो सच्चाई सामने आती है। सच्चाई को कारपेट के नीचे डाल देंगे तो फिर वो धूल बन जाती है। सही This कह is रहे the हैं। important point about him, which I liked. He did not hesitate in the process. उनको बहुत सफरिंग हुई, मार भी लगी, पिटाई भी हुई, पुलिस ने पकड़ा, सऊदी से भागे, कनाडा आए। तो ये सब आसान काम नहीं होता सब। ये सब आसान काम नहीं होता। ये बहुत दमदार आदमी के, और जिसके दिमाग में उतना कन्विक्शन हो, दिल में जिगर हो, और वो कहते हैं तभी काम होता है साहब। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट लीडरशिप एंड ह्यूमन पोटेंशियल एंड ह्यूमन हिस्ट्री। सही बात है। तो बिल्कुल जी, आपकी बात ही को मैं आगे बढ़ाते हुए रादर अलग शब्दों में, उन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा कि मुझे ये बीमारियाँ हैं, और अगर मुझे मार भी दें तो क्या है, मुझे वैसे भी ज़्यादा समय रहना नहीं है। वो बहुत हँसते-हँसते इस बात को राइट। जानते भी थे, स्वीकार भी करते थे, अभिव्यक्त भी कर देते थे, और हमारे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि इस इंसान को कनाडा में ऐसे पहचाना गया कि 2007 में जो एक मैकलिन्स मैगज़ीन है, उन्होंने लिस्ट निकाली थी 50 कैनेडियंस, जिनके लिए उन्होंने कहा कि कनाडाज़ मोस्ट वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़, तो उसमें भी तारिक फ़तेह साहब का नाम शामिल था। अब भारत के साथ उनके संबंध को लेके वो उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम भी किए, और वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, और ऐसा लगता है कि कई जो भारतीय मुसलमान हैं वो उनको अ, मतलब 36 का आंकड़ा जैसा था। यानी ये जो बात कहते थे तो उसके विरोध में भारत से कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की वॉइस आती थी। उनके समर्थन में भी रही होंगी, लेकिन उनका अधिक विरोध होने का क्या कारण आपको लगता है भारत में? देखिए, भारत में या पाकिस्तान में या इस्लाम दुनिया भर में, देखिए, एक एक मुझे एक ही रिक्वेस्ट करना है। इफ एनी मुस्लिम इज वाचिंग दिस, think about what we are saying. We are not against you. We are telling you only something simple. Leave me alone. और उनके यहाँ ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि एनीबॉडी जो कुछ भी कहे इस्लाम के बारे में, सवाल भी पूछे और उनके टेक्स्ट को भी कोई कोट करे, तो वो हक नहीं है आपको और हमको। हुँ, हुँ, हुँ। You and I don't have the right even to ask. हुँ, हुँ। This is the problem. So, in my opinion, in the psychological dimension of it, we become very protective of ourselves when we are more under scrutiny and threat. हम अपने अपने पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। ये जो नीड फॉर जस्टिफिकेशन जब आ जाती है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। हुँ, तो हुँ। आप जैसे, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, समय के कारण मैंने आधे घंटे काफी कम है इस बात को चर्चा करने के लिए, लेकिन जी। इस बात को समझना पड़ेगा हम सबों को कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात लीजिए आप। In democracies, in the democratic political system, there is a concept of freedom of religion. You can practice whatever you want, right? Pray or don't pray, doesn't matter. हुँ, हुँ। लेकिन अगर कोई उसी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कोई आकर के आपकी और हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को क्वेश्चन करे कि ये लोग ऐसे बेवकूफ हैं, मूर्ति आइडल वर्शिप करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्ति, जिसकी 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 अनुभूति, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, हमें है, हमारे लिए मूर्ति की महत्ता है, राइट? तो लेकिन जो हमें इस तरह से इंसल्ट करेंगे, तो क्या मुझे हक नहीं है ये पूछें कि तुम्हारे किताब में ऐसे क्यों लिखा है भाई? अगर हमने ये पूछ दिया तो वो ब्लास्फेमी हो जाती है। This is the part which is very important for all of us to understand this in 21st century. That if you are part of our system, if you are part of democracy, there is a freedom of religion. If you have the right to ask questions about my faith, the way I practice it, then I also have the right to question your practices. I'm not questioning your belief, I'm questioning the practices. And that is why I say religion as practiced is the problem, not religion by itself. This बिल्कुल is जी, the important distinction that we आप have to make and we have to understand. बिल्कुल जी, आप वैसे एकदम लॉजिकल बात कह रहे हैं,
पर क्या होता है कि स्टेटस को बन जाता है समाज में, जिसमें ऐसा लगता है कि विभूति जी को अगर मैंने राइट साइड टच से टच कर दिया ना, तो वो गुस्सा करेंगे, तो मैं सोचता हूँ मत टच करो। ये इस तरह की बात हो जाती है। इस पे हम आगे नहीं जाते, कंक्लूडिंग जो हमारे 2-4 मिनट है उसमें तारिक फ़तेह साहब का जो जीवन रहा, तो क्या आपको लगता है टॉप 3 बातें हैं ऐसी आप उनकी पर्सनैलिटी में से अगर सम अप करते हैं, जो आप पर्सनली महसूस करते हैं कि वो इंस्पायरिंग है और जिसके बारे में औरों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए? आई विल देखिए 3 बातें तो आपने कही, लेकिन मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा जो था, आवाहन था हुँ, हुँ। हिंदुओं को, सनातनियों को, अपनी आवाज़ उठाओ, बोलो, दूसरों को समझाओ कि तुम हुँ, हो कौन? क्योंकि अगर हमने अपने बारे में लोगों को न बताया, तो क्यों दूसरा कोई चिंता करेगा कि आप कौन हैं? करेक्ट? हुँ, तो हुँ, एक जो था उन्होंने आवाहन दिया। दूसरा कहा कि एक देखिए साहब कि वो कहाँ-कहाँ कितना कष्ट उठाया उन्होंने। पाकिस्तान में इतने सारे उनके ऊपर फतवा निकले, उनको धमकी दी गई, वहाँ से भाग के सऊदी गए, वहाँ से भाग के कनाडा आए। तो देयर इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। उन्होंने रेजिमेंटेशन को फाइट किया। तो एक दूसरा आह्वान उन्होंने भारतीयों को, सनातनियों को कहा कि लड़ो। अगर अपने विश्वास के लिए आप न लड़ोगे, तो कोई क्यों लड़ेगा आपके लिए? और तीसरी बात थी, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहाँपनाह। सही है। बात सही है ना? वो बिल्कुल। उन्होंने उनको मौत की कभी फ़िक्र नहीं थी। अच्छा, ये और चलते-चलते मुझे याद आया विभूति जी उन्होंने जो बातें वो पहले पाकिस्तान का नेतृत्व प्रदान कर रहे इमरान खान के बारे में कही थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ बातें अभी आने लग गई हैं और ज़्यादा कोई वीडियो निकल के आ गए हैं या जब वो कहते थे तो ऐसा लगता था कि ये ऐवें ही कह रहे हैं, ऐवें ही कह रहे हैं। मैं स्पेशली इमरान खान जी के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, बट वी विल नॉट बिल्कुल, गेट इंटो दैट डिटेल बट लुक्स लाइक ही हैड सम वे ऑफ लर्निंग अंडर अंडरनीथ क्या है, बातों को पकड़ लेते थे वो। बिल्कुल। देखिए साहब, देखिए यही है जब दिमाग काम करता है, when you try to improve your own potential, then you have to know who you are inside. अगर मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ और मेरी हुनर है बेसबॉल की, और मैं क्रिकेट के मैदान में उतर जाऊंगा बेसबॉल बैट लेकर के, तो मैं तो बिल्कुल ज़ीरो पे आउट होगा, खेल नहीं सकता। हुँ, तो हुँ। उन्होंने अपनी हुनर को समझा और इस बात को इंटेलेक्चुअलाइज़ किया और प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने सामने दिखाया था। हुँ, हुँ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक द मैसेज कि एट द और एंड ऑफ द डे हुँ, हुँ। हमें अपने आप के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। सही बात। विभूति जी दूसरों मैं की दूस दूसरों का सहारा लीजिए, दूसरों के ज्ञान को समझिए, एंड अनलेस एंड अंटिल हम अपने लिए खुद खड़े नहीं होंगे, why would anybody bother for us? हुँ, Did he bother? Did he या bother for support? But he got the support from many people. This is the important part for all of us to understand. एब्सोल्यूटली। विभूति जी मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करेंगे साथ-साथ चलते-चलते आपकी बात का एक अलग रूप में हम ऐसा कहें कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी ज़रूरी है। तो आपकी बैकबोन होनी चाहिए वरना आप बिल्कुल, झुके ही रहेंगे हमेशा। और दैट्स राइट। दूसरी बात चलते-चलते वो बहुत ही ज़िंदा-दिल इंसान थे। हर एक बात के साथ-साथ उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और एक हँसी वो अपने साथ लेकर चलते थे। आई थिंक उस तरह से वो याद किए जाएँगे। तारिक बिल्कुल, फ़तेह आई साहब मीन पूरे डिज़ास्टर में भी अपनी बीमारी के बारे में भी वो हँसते मुस्कुराते रहे भाई। हाँ, वो बड़ी बहुत बड़ी ह्यूमन क्वालिटी है हुँ, कि जो अपने अपने सफरिंग को भी अगर वो भगवान की तरह मान के चलता है, एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। हुँ। दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो थैंक विभूति यू। जी का बहुत सारा आभार है, आप सब हमारे साथ जुड़े उनकी स्मृति को लेते हुए भी और जो इटर्नल इंडियन स्पिरिट है वो कंटिन्यूअस हमें गाइड करती है, करती रहेगी। बल्कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक एक विशेष जो हेरिटेज है उस तरह के हम उसको अपना पाएँ ऐसी प्रार्थना के साथ में फिर एक बार विभूति जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आज आज के निमंत्रण के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।